दिल्ली की एक अदालत के अंदर एक मुलजिम को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी। आवाज़ लगाने के बाद वो मुलजिम भी आता है, साथ में 2 उसकी सुरक्षा में लगे हुए सिपाही भी आते हैं। और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, जज साहब के सामने जो कटघरे होते हैं, उसमें जब कटघरे में जाने की तैयारी कर रहा था वो कैदी, तो जज साहब उसको देखते हैं और देखकर एकदम से गुस्से से तमतमाते हुए कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद अदालत से बाहर चला जाता है। वो सिपाही भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद सीधे जाते हैं चाय की टपरी के पास और चाय वाले से कहते हैं कि 3 चाय बना देना। तीनों इत्मीनान से बैठ कर चाय पीते हैं। जो कैदी होता है वो कहता है कि जज साहब ने कहा है कि तुम चले जाओ, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तुम अपना काम कर लेना, तुम अपने दफ्तर चले जाना। वो कैदी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर से अदालत से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई जाती हैं कि धनीराम मित्तल हाजिर हो। अब धनीराम मित्तल के हाजिर होने की जब आवाज़ लगती है तो और कैदियों को लेकर जो सिपाही आए थे, उन कैदियों के सिपाही एक दौड़ता हुआ आता है और उन्हीं 2 सिपाही के पास जाता है जो चाय पी रहे थे। जाकर कहता है कि तुम्हारी तो लगातार आवाज़ लग रही है, तुम्हारा कैदी कहाँ है, उसे लेके जाओ। वो कहते हैं वो तो चला गया। अब चला गया तो बस क्या करें, उस सिपाहियों की हालत ख़राब हो जाती है। सीधा वो अदालत में जाते हैं। अदालत में जज के सामने पेश होते हैं। कहते हैं साहब आपने ही तो कहा था कि चले जाओ, वो तो चला गया। अब ये बात सुनने के बाद जज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका माथा और ठनक जाता है। वो कहते हैं कि वो बार बार मेरी आंखों के सामने जो आता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सिर्फ कहा था बैठने के लिए कि तुम चले जाओ, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है। लेकिन जब ये बात सिपाही सुनते हैं तो उनकी हालत वाकई सचमुच ख़राब हो जाती है। एक कैदी उनके चंगुल से भाग चुका था, जा चुका था। अब उसके लिए सिपाहियों को क्या सज़ा मिली होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आज कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी उसी कैदी की है जिसके रूप रंग बहुत अलग थे। ऐसे ऐसे उसने अपराध कर रखे थे जिन अपराधों को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है और ये सब चीज़ें आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी इसकी जानकारी मिल जाएंगी। कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने लगभग 1000 वाहन चोरी किए थे। कहानी एक ऐसे चोर की जिस पर लगभग 127 मुकदमे दर्ज होते हैं। कहानी है एक ऐसे चोर की जो 94 बार अदालत में पेश होता है और जेल जाता है, लेकिन अदालत उससे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाती थी, क्योंकि वो था ही इतना होशियार, था ही इतना समझदार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के झज्जर की। दरअसल झज्जर के एडिशनल सिविल जज होते हैं, अचानक ही वो अपने कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। जैसे कोर्ट में उनका आना बंद होता है तो उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जो उनके ऑफिस में लोग जुटे होते हैं, अर्दली हो या फिर बाबू हो, कई तरह के जो अधिकारी होते हैं, वो उन्हें तलाश करना शुरू कर देते हैं कि जज साहब बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही ये बात पहुंच जाती है जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट होता है वहाँ तक। अब वहाँ से एक लेटर चला था जो यहाँ की झज्जर की अदालत को मिला था। दरअसल एक जज पर आरोप था कि उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, लगातार अखबारों में खबर छप रही थी और खबर छपने के दौरान ही एक लेटर आता है हरियाणा के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का। ये रजिस्ट्रार का जो पत्र मिलता है तो उसमें लिखा था कि जज साहब, आपके ऊपर जो जांच चल रही है, आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, इसलिए आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है। आप जाइए, आराम करिए जब तक कि जांच पूरी नहीं होती। जज साहब चले जाते हैं आराम करने के लिए अपने घर। अब आते हैं एक और जज, उनके बारे में पत्र आता है कि ये फला जज हैं, अब ये ही सुनवाई करेंगे। लगातार जज साहब बैठकर सुनवाई करते थे। उन्होंने 40 दिन तक एक के बाद एक केस की सुनवाई करते रहे। 2470 कैदियों को जो इनकी अदालत में आए थे अलग अलग जुर्म के, उस मामले में सबको ही ज़मानत दे दी, सबको घर भेज दिया। सब अपने अपने आते रहे, जाते रहे। जब लगातार 40 दिन तक ऐसे चलता रहा तो उस दौर में, ये बात कर रहा हूँ साल 1980 की, तो उस इलाके में लगातार खबर छप रही कि कोई जज आया है पहली बार, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो लोगों की सुनवाई करता है। जो भी उनके पास आता है फरियादी, वो किसी को निराश होकर नहीं भेजते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो छोड़ ही देते हैं। जब जज साहब के बारे में ऐसे चल रहा था तो जज साहब अचानक से गायब होते हैं। तो उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो जज जो था वो जज नहीं बल्कि चोर था, जो जज बनकर यहाँ कुर्सी पर 40 दिन बैठकर चला गया और उसने 2470 कैदियों को रिहा भी कर दिया। अब तो हड़कंप मचना तय था।
बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पहुंचती है, बात उच्च अधिकारी तक पहुंचती है, बात जजों तक पहुंचती है। इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है तो पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने जो पत्र भेजा था, ऐसा कोई पत्र था ही नहीं, ऐसे कोई किसी जज को भेजा ही नहीं। ऐसे किसी जज को जो पहले से एडिशनल जज थे जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, उनकी ट्रांसफ़र की कोई बात थी ही नहीं। सब कुछ फर्जी कागज़ों के आधार पर चलता रहा और किसी को इस बात की कानों कान खबर ही नहीं चली। उसके बाद जब हाई कोर्ट में हड़कंप मचता है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है, जितने भी 2470 मामलों में उन्हें रिहा किया गया था, अब पुलिस वाले उन लोगों को लगभग 2500 कैदियों को, 2500 मुलजिमों को तलाशना शुरू कर देते हैं। उन्हें ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते उनकी केस की सुनवाई फिर से होती है। लेकिन एक नाम था जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा, बस उसी नाम की कहानी है ये धनीराम मित्तल की। दरअसल धनीराम मित्तल का जन्म 1938 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। रोहतक से उसने ग्रेजुएशन किया था। रोहतक से ग्रेजुएशन करने के बाद अब हर आदमी जब पढ़ाई करता है, उस दौर में इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी, साल 1964 की बात होती है। 64 में ग्रेजुएशन करने के बाद आसानी से नौकरी लग सकती थी, लेकिन उसने नौकरी की तलाश ही नहीं की। अब नौकरी की तलाश ना करके वो सिर्फ इधर उधर घूमता था। वो जो चाहता था शायद उसको वो मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने ARTO दफ्तर में आना जाना शुरू कर देता है। जब ARTO दफ्तर में जाता है, आपने देखा होगा कि ARTO दफ्तर के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग वकील के भेष में होते हैं, लेकिन कुछ लोग दलाल होते हैं जिनका काम ही कागज़ तैयार करना होता है, जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। तो अब धनीराम मित्तल ने ARTO बैठना शुरू किया और वहाँ बैठकर उसने पता किया कि किस तरह से फर्जीवाड़े के कागज़ तैयार किए जाते हैं, गाड़ियों के कागज़ कैसे तैयार होते हैं, DL कैसे तैयार होता है, गाड़ी बेची कैसे जाती है। यहाँ पर उसने नंबर 2 का जो काम था वो लगातार सीखा और सीखने के बाद उसने ऐसे ही अपना यहीं से उसने दिमाग में आया, साल 1964 की बात है, 64 से उसने शुरुआत की थी, तो उसने 1-2 गाड़ियाँ के चोरी किया। गाड़ी चोरी की, उसने अपने हिसाब से बेच दिया, क्योंकि ARTO दफ्तर में जो इसकी बारीकियाँ थी वो सीख ही चुका था। इसकी बारीकियाँ लगातार ऐसी वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी बारीकियाँ सीखता रहता है, सीखते सीखते गाड़ियों की चोरी करता रहता है। हालांकि 1-2 बार वो पकड़ा भी गया था, लेकिन उसकी जो चालाकी थी, उसकी जो होशियारी थी, उसे लग रहा था उसके सामने वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, सलाखों के पीछे निकल आता है। और ऐसे ही चलता रहा। और यहीं से जहाँ से उसने सीखा कि फ़र्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं, तो साल 1968 में उसने फ़र्जी कागज़ तैयार करने के बाद भारतीय रेल के माध्यम से एक पत्र भेजा स्टेशन के नाम, और वहाँ भेजने के बाद उसने भेजा कि एक नए स्टेशन मास्टर की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। अब स्टेशन मास्टर के नाम की नियुक्ति हो जाती है। वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके अंडर में रेल आ रही हैं, जा रही हैं, हरी झंडी भी दिखा रहे हैं, माल भी आता था, बहुत सारी चीज़ आती थी, किसी की नियुक्ति करना था। साल 1968 से लेके साल 1974 तक वो नौकरी ऐसे करते चले जाते हैं। अब उन्हें लगने लगा कि धनीराम मित्तल को कि यहाँ अब मन नहीं लग रहा है, अब कुछ काम और करना चाहिए। इसके बाद वो सीधा राजस्थान की तरफ चले जाते हैं। राजस्थान में जाने के बाद 3 साल तक वकालत करते हैं, और वकालत करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद हेड राइटिंग का कोर्स करने के लिए सीधा कलकत्ता जाते हैं। अब वहाँ की पढ़ाई करते हैं, वकालत की, हेड राइटिंग का कोर्स किया, इसके बाद ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। ग्राफोलॉजी दरअसल एक ऐसी भाषा होती है जिनको ऑफिसर्स लोग यूज़ करते हैं, जिसमें चाहे CBI हो, पुलिस हो, या कोई गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं, सरकारी दफ्तरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे भाषा जो लिखी हुई है उसको पहचानना है। अब इन्होंने 3 कोर्स कर लेते हैं, वकालत का कोर्स कर लेते हैं, हैंड राइटिंग का ये कोर्स कर लेते हैं, ग्राफोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं। अब चोर तो ये पहले से थे, ARTO दफ्तर में बैठकर फर्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं, इस तरह से इनका ज्ञान था वो बढ़ता चला जाता है। चोरी करते थे। अब वाहनों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्योंकि बात 64 से शुरू होती है, 70 का दशक आता है, 80 का दशक आता है। उस ज़माने में कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, बहुत सारी जानकारियाँ रजिस्टरों में ही नोट की जाती थी, इसलिए पत्र ही लेके खुद आदमी जाया करता था कि ये लीजिए पत्र, मुझे सरकार ने भेजा है, और ऐसे ही वो लगातार नौकरी करता चला जाता है। पटियाला हाई कोर्ट में भी उसने सरकारी नौकरी की थी और किसी को पता ही नहीं चला, कानों कान, और वो नौकरी करता रहा और जज की जो बारीकियां होती हैं बाबू बनकर वो सीखता रहा। ऐसे ही जो लगातार चोरी होती चली जाती है, पटियाला के कोर्ट में भी रहा, और एक दिन उसे मौका मिलता है जिसने अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा के जो एडिशनल जज हैं, एडिशनल सिविल जज, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो अखबारों में लगातार छप रहा है।
तो तभी इन्होंने फर्जी कागज़ तैयार करके अदालत में भेजे और वहाँ जब उस जज को मिलते हैं, जज अपनी छुट्टी में घर चला जाता है। उनकी जगह बैठकर वो लगातार केस वेस सुनवाई करते रहते हैं और इस बात का कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन हालांकि वो बाद में गिरफ़्तार कर लिए गए थे। जब गिरफ़्तार हुए तो इस बात की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा रही थी। आगे चलने के बाद उन्होंने लगातार चोरी पे चोरी करते चले जाते हैं और जब ये वकालत का कोर्स कर लेते हैं तो खुद वकील बन जाते हैं और वकील बनने के बाद फिर केस लड़ना भी शुरू कर देते हैं। लगातार केस लड़ रहे थे, उसकी जानकारियाँ जुटा रहे थे और ऐसे करते करते इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 1000 वाहनों की चोरियाँ की और इन पर लगभग जो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं 127 के आसपास मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये एक ऐसा चोर रहा है जिसने दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में लगातार चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता रहा। लेकिन साल 2016 में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी हो जाते हैं और वाहन जब चोरी होते हैं तो उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। अब सीसीटीवी के माध्यम से देखा गया कि एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी वाहन चोरी कर रहा है, जिसकी उम्र लगभग 77 साल के आसपास होती है या 78 साल के आसपास होती है। अब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जब वाहन चोरी करते हुए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो धनीराम है, वही धनीराम जिसने 1964 से लेकर और अभी तक आतंक मचाया हुआ था। फिर पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है, लेकिन गिरफ़्तार करने के बाद उसको फिर भी ज़्यादा दिन रोक नहीं पाती क्योंकि उम्र उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब इसका फ़ोटोग्राफ्स अखबारों में छपता है तो कितने ही लोग अब जो निकटतम चौकी थे, थाने तक, वहाँ तक पहुँचते हैं, जाकर कहते हैं कि इस बुज़ुर्ग व्यक्ति की तो हमने देखा है। दरअसल जब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति चोरी करता था और कोई व्यक्ति अचानक से वहाँ पहुँच जाए गाड़ी के पास अपनी, तो कहता था कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते थे कि भैया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जानकारी तो है नहीं, मैंने मास्टर की, मतलब ये कि चाबी आपकी गाड़ी में गलती से लगा दी। यदि पकड़ा गया और चाबी लग गई तो वो मास्टर की उसके पास होती थी, उसे लगाया और निकल गया। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का युग है। लेकिन जिस दौर की ये कहानी थी उस दौर में कंप्यूटर वगैरह इतने चलते नहीं थे, इसीलिए ये चोर लगातार चोरी करता गया। बताया जाता है कि जिस तरह से चार्ज शोभराज जो था, जो बहुत बड़ा शातिर ये चोर रहा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ये इंडिया का चार्ल्स शोभराज रहा है। इसने बहुत बड़े बड़े कांड को अंजाम दिए हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।